हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो। मैं मंडल सर आज फिजिक्स का क्लास 11th का फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट का सेकेंड लेक्चर लेके आया हूँ मैं। ठीक है, वेलकम टू मंडल सर फिजिक्स एकेडमी एंड माय मोबाइल नंबर इज दिस। ओके, ठीक है। तो सेकेंड लेक्चर है मेरा, ये यूनिट है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, लेक्चर नंबर 2, सेकेंड लेक्चर। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हमने क्या क्या बातें किए थे। कल के लेक्चर में बहुत बेसिक बात हुआ था, फिजिक्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसी के बाद हुआ था मोस्टली। फिजिकल क्वांटिटी हमने बताए थे, नेचर का जो प्रॉपर्टी होता है जो कि मेजरेबल होता है वही होता है फिजिकल क्वांटिटी, और जो मेजरेबल नहीं होता है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है। ठीक है, मोस्टली हमने यहाँ तक बात किए थे। ठीक है, आज हम फिजिकल क्वांटिटी में थोड़ा सा कहाँ से चलेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है, इतने फिजिकल क्वांटिटी है कि सभी का यूनिट याद रखना इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाइड किया गया है दो कैटेगरी में। वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड अदर इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हमने कल बताए थे फंडामेंटल क्या होता है, डिराइव्ड क्या होता है। फंडामेंटल वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। जैसे लेंथ है, उसको हम मास से मेजरमेंट नहीं कर सकते, मास है उसको लेंथ से मेजर नहीं कर सकते, करंट से मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसे टोटल 9 फिजिकल क्वांटिटी है जो एक दूसरे से मेजर नहीं होगा, इसीलिए ये इस 9 को रखा गया है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। और बाकी जितने भी बच गए फिजिकल क्वांटिटी वो सारे क्या हो गया, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। नंबर 1 इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, and number 2 is derived physical quantity. ठीक है, तो ये सेट ऑफ हो गया फिजिकल क्वांटिटी, टोटल सेट। फंडामेंटल प्लस डिराइव्ड दोनों को मर्ज कर देंगे तो ये टोटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिकॉल करता हूँ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का लिस्ट, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का लिस्ट क्या था। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिर इसका एसआई यूनिट। ठीक है, इसमें सबसे पहले था मास, जिसका एसआई यूनिट केजी होता है। ठीक है, इसको हम मास, हाँ। उसके बाद सेकेंड क्या था, लेंथ, इसका क्या था एसआई यूनिट मीटर। इसके बाद क्या था, टाइम, इसका एसआई यूनिट क्या था, सेकेंड। इसके बाद था करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका एसआई यूनिट एम्पियर, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते। ठीक है, इसके बाद था टेम्परेचर,
इसका ऐसा यूनिट केल्विन, ठीक है। इसके बाद था लुमिनस, लुमिनस इंटेंसिटी, जो कि लाइट को रिप्रेजेंट करता है, इसका यूनिट होता है कैंडेला, ठीक है। इसके बाद था अमाउंट ऑफ सबस्टांस, इसका यूनिट था मोल, ठीक है। इसके बाद एक था प्लेन एंगल, इसका यूनिट है रेडियन, और दूसरा था सॉलिड एंगल, इसका था स्टेरेडियन, ठीक है। ये लास्ट के दो जो यूनिट फिजिकल क्वांटिटी है, इसको बोला गया है सप्लीमेंट्री, क्योंकि ये बाद में ऐड किया गया, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये था हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसके अलावे जितने फिजिकल क्वांटिटी बच गए वो सभी के सभी हो गए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो हो गया जिसको ये 9 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसीलिए उसको बोला गया है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें आगे, ये नोट कर ले तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। नोट करने के लिए टाइम देता हूँ, आप पॉज करके भी नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या है? देखो बच्चों, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या है? बहुत ओल्ड की बात करेंगे तो हर एक कंट्री का अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम है। इनफैक्ट एक कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट, अलग अलग इलाका, उसका भी अपना एक अलग अलग मेजरमेंट का सिस्टम होता है, ठीक है। लेकिन ये सभी कंट्री या सभी स्टेट अपना अपना इंडिविजुअल मेजरमेंट सिस्टम बनाएगा, तो एक दूसरे का मेजरमेंट सिस्टम को अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसीलिए जो इंटरनेशनल सिस्टम है, पूरे दुनिया के लोग ने एक साथ मिल बैठ के एक सिस्टम बनाया, ठीक है, जिससे कि इस वर्ल्ड के हर एक कंट्री के लोग समझ सके एक दूसरे का मेजरमेंट को, ठीक है। तो इसमें टोटल मेजरमेंट सिस्टम कौन कौन है? पहला तो इसमें हम देखेंगे सीजीएस। सीजीएस क्या हो गया? सी फॉर क्या हो गया? सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ये हो गया यूनिट किसका? लेंथ का। ग्राम क्या हो गया? मास का। सेकेंड क्या हो गया? टाइम का। इसको गॉसियन सिस्टम भी बोला जाता है, गॉसियन सिस्टम, ठीक है। इसके बाद सिस्टम है एफपी, एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड। इसमें फुट हो गया लेंथ का, पाउंड हो गया मास का, सेकेंड हो गया टाइम का यूनिट, ठीक है। इसके बाद एमकेएस सिस्टम आया, मीटर किलोग्राम सेकेंड, और लास्ट में आया एसआई सिस्टम, इसको बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो ये सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है। C4 इसमें सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड,
फुट पाउंड सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड और ये इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये सबसे ज़्यादा फेमस सिस्टम है मेजरमेंट का, ठीक है। तो मोस्टली हम जो यूज करते हो ऐसा सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक वो था मेजरमेंट के बारे में, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस, तो डायमेंशनल एनालिसिस, पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है? द पावर और एक्सपोनेंट टू द बेस, बेस वही हो गया जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसी को बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। द पावर और एक्सपोनेंट टू द बेस ऑफ फंडामेंटल बेस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी present in the derived physical quantity are called dimension, ठीक है। तो डायमेंशन बेसिकली क्या हो गया? पावर ऑफ बेस ऑफ फंडामेंटल, बेस ऑफ नहीं होना चाहिए, द पावर टू द बेस फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। बेस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट इन द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डायमेंशन, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एज फॉर एग्जांपल मैं वेलोसिटी की बात करता हूं, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसमें अभी आपको सारे फिजिकल क्वांटिटी के डेप्थ के बारे में नहीं जाना है, वो टॉपिक बाय टॉपिक एक्सप्लेन होगा। सिर्फ आपको क्या चाहिए? उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। उससे डायमेंशनल एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। सभी फिजिकल क्वांटिटी को इस यूनिट के अंदर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि वेलोसिटी आप जानते होंगे, 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे। डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है? टाइम, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो यदि हमें वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी क्या हो गया? किसके टर्म में हो गया? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में, इसीलिए वेलोसिटी कहलाएगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब इसका डायमेंशन निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ हो गया, उसका डायमेंशन l हो जाएगा। टाइम का t हो गया, यानी ये हो गया l t इनवर्स, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी का आया, इसको, ये डायमेंशन को हम जनरली स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते। मास नहीं है, इसका पावर हम 0 देंगे, लेंथ का पावर 1, t का पावर -1। यहाँ पे 0, 1, -1, यही क्या कहलाएगा? डायमेंशन। यही क्या कहलाएगा? डायमेंशन।
और ये कहलाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये जो बेस क्वांटिटी है, इसका जो पावर है वो क्या हो गया, डायमेंशन। ठीक है, इसको रीड कैसे हम करते बेसिकली, डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ मास इन वेलोसिटी, ये हम बोल सकते 0। उसी टाइप से डायमेंशन ऑफ लेंथ इन वेलोसिटी, ये हम बोल सकते 1, क्योंकि इसका पावर 1 है। ठीक है, फिर डायमेंशन ऑफ टाइम, ठीक है, इन वेलोसिटी, ये हम बोल सकते -1। इस टाइप से इसका रीड किया जाता है डायमेंशन। ठीक है, अब इसमें आता है डायमेंशनल इक्वेशन। तो जैसे वेलोसिटी का डायमेंशन ये आया, इसको इस टाइप से यदि हम लिखते m⁴ 0 l⁴ 1 t⁴ तो ये कहलाएगा इसका डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन इसको इसलिए बोला गया क्योंकि इस डायमेंशनल फॉर्मूला को वेलोसिटी के बराबर कर दिया, फिजिकल क्वांटिटी के बराबर कर दिया, तो ये कहलाएगा डायमेंशनल इक्वेशन, ये कहलाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, ये हो गया उसका डायमेंशन। ठीक है, तो इस टाइप से हम डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आज फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर आगे आएगा इसमें एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, वो आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन आज के लेक्चर में बस सम इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का हम क्या कर फाइंड करेंगे, डायमेंशन। ठीक है, तो ये हो गया इस फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेकेंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, हमें डायमेंशन फाइंड करना है एरिया का। ठीक है, एरिया। अब देखो बच्चा, एरिया का डायमेंशन क्या होगा, तो एरिया का बहुत सारा फॉर्मूला होता है। यदि सर्कल है तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा πr² बराबर है। यदि रेक्टेंगल है तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, और यदि मान लो सिलेंडर है, सिलेंडर, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस 2πr × h, ये हो जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूला है एरिया का। ठीक है, और तीनों से हम देखेंगे कि एरिया का डायमेंशन सेम आएगा। यहाँ पे आप देखो पाई, पाई क्या है, एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू क्या होता है 3.14, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यूनिट नहीं है, इसका डायमेंशन नहीं हुआ, इसका होगा। r क्या हो गया, डिस्टेंस यानी लेंथ, यानी ये हो जाएगा इसका डायमेंशन l²। ठीक है, यहाँ से देखो लेंथ, ये भी लेंथ, तो यहाँ से भी डायमेंशन क्या हो जाएगा l²। यहाँ से देखो 2π कांस्टेंट है, r डिस्टेंस यानी लेंथ, h भी लेंथ, ये भी हो गया l, ये भी हो गया l, यानी यहाँ से भी डायमेंशन क्या हो गया, l हो गया। ठीक है, तो एरिया चाहे किसी भी टाइप का, किसी भी शेप का ऑब्जेक्ट की बात करें, एरिया यदि है तो इसका डायमेंशन l हो जाएगा। यदि इसका तीनों बेस क्वांटिटी के फॉर्म में लिखना है तो इसका एरिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m⁴ 0 l⁴ 2 t⁴ 0। ठीक है, यहाँ पे भी वही हो जाएगा, सेम आ जाएगा, यहाँ भी सेम आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम डायमेंशन फाइंड करते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात इसमें यह आता है कि डायमेंशन से हमें क्या फायदा होता है, डायमेंशन से क्या मिलता है।
तो यदि आपको डायमेंशन पता है जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का, उसका आप यूनिट बता सकते हो। जैसे यहाँ पे एरिया का डायमेंशन यदि हम देखते हैं तो मास का पावर 0, यानी एरिया मास पे डिपेंड नहीं करता है, मास से कुछ लेना देना नहीं है। टाइम का पावर 0, यानी टाइम पे भी डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे। यानी लेंथ को यदि हम 2 टाइम्स कर देंगे इसका यूनिट को, तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, बराबर। तो लेंथ का यूनिट हम जानते हैं मीटर, इसीलिए यदि यूनिट हम लिखना चाहेंगे, यूनिट ऑफ एरिया, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो एक तो बेनिफिट ये है कि डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी का हम यूनिट फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी में भी देख सकते हैं, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आया था, L(t⁻²), मास पे डिपेंड नहीं कर रहा था। लेंथ का यूनिट यदि हम यूनिट लिखना चाहेंगे, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो इसी से हम राइट कर सकते हैं। लेंथ L क्या, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। टाइम का क्या होता है, सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट हो गया, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमें यदि पता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसका हम यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एरिया का डायमेंशन, ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। वॉल्यूम, एग्जांपल नंबर 3, वॉल्यूम का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम अब वो भी डिपेंड करता है शेप के ऊपर, किस शेप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यदि स्फीयर है तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, 4/3 πr, बराबर है। यदि सिलेंडर है, ये किसके लिए हो गया, स्फीयर के लिए, ठीक है। यदि सिलेंडर है तो उसका कितना हो जाता है, πr², वॉल्यूम क्या हो जाएगा, πr² h हो जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से यदि क्यू है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो जाएगा। अब कहीं से भी निकालो, ये देखो ये क्या है, कांस्टेंट, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, r लेंथ हो गया, इसीलिए वॉल्यूम का डायमेंशन हो जाएगा L3। यहां से भी निकालो, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, पाई क्या है, कांस्टेंट, इसका नो डायमेंशन, r² यानी L² हो गया इंटू L हो गया, यानी L3, ये यहां से भी आ गया, ठीक है। यहां से देखो, यहां से डायमेंशन क्या हो जाएगा, L इंटू L इंटू L, यानी L3। इस टाइप से ये हो गया वॉल्यूम का डायमेंशन, ठीक है। तो वॉल्यूम चाहे स्फीयर का हो, सिलेंडर का हो, क्यूब का हो, किसी का भी हो, यदि वॉल्यूम है तो उसका डायमेंशन L3, यानी तीनों के फॉर्म में यदि हम राइट करेंगे डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, तो m⁻0, L⁻3, T⁻0, यानी वॉल्यूम का डायमेंशन मास पे और टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो डायमेंशन इस टाइप से ये हो गया, ठीक है, वॉल्यूम का, नोट कीजिए, ठीक है, ओके। तो अब आगे चलते हैं अगले एग्जांपल में। एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल जो भी है, ठीक है, डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते होंगे, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वॉल्यूम का हम इससे पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। तो यदि डेंसिटी का डायमेंशन फाइंड करना है तो मास का क्या हो जाएगा, m, वॉल्यूम का क्या हो गया, L3। इस टाइप से इसको हम राइट कर सकते हैं, m L⁻⁻3, ठीक है। तो डेंसिटी, डेंसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा,
यदि डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते तो इसका डायमेंशन हो जाएगा m टू द पावर 1 l टू द पावर -3 t टू द पावर 0। इस टाइप से हम डेंसिटी का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके आगे एक और आएगा, यदि ये मैं पूछूं रिलेटिव डेंसिटी का क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी इसका डायमेंशन यदि मैं पूछूं तो क्या होगा। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? बेसिकली डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट with respect to water is called relative density। जैसे SI यूनिट में डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ आयरन कितना होता है? मेरे ख्याल से 7800 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मरकरी 1360 kg पर मीटर क्यूब। तो रिलेटिव डेंसिटी यदि मैं लिखता हूं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन, इसका मतलब होगा डेंसिटी ऑफ आयरन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डेंसिटी ऑफ आयरन कितना है? डेंसिटी ऑफ आयरन है 7800 kg पर मीटर क्यूब। आयरन वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये यूनिट कैंसल 20 यानी 7.8। इसमें देखो तो यूनिट बचा ही नहीं, बराबर है। या ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि हमें रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशन फाइंड करना है तो डेंसिटी का हमने ये देते, ठीक है, तो वैसे भी समझ सकते हैं कि डेंसिटी है तो उसका भी यही हो जाएगा ml टू द पावर -3। ठीक है, वाटर का डेंसिटी उसका भी क्या हो जाएगा ml टू द पावर -3, ये कैंसिल। एक डायमेंशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गया m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0। ठीक है, यानी ये मास लेंथ टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेजरेबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो रिलेटिव डेंसिटी हो गया, ये क्या हो गया, दिस इज डायमेंशनलेस हो गया, डायमेंशनलेस। और यूनिटलेस भी हो गया क्योंकि यूनिट भी कैंसिल हो रहा है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस भी होता है और यूनिट लेस भी होता है। ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको न तो डायमेंशन होता है और न यूनिट होता है। ठीक है, लेकिन वो मेजरेबल होता है। ठीक है, तो ये था डायमेंशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, इस टाइप से हम डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं एंगल यानी थीटा। इसका डायमेंशन हम कैसे फाइंड आउट करें? ठीक है, तो ये हम जानते हैं एंगल, प्लेन एंगल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये इसका क्या है लेंथ,
ये क्या है, इसका रेडियस आर, ये एंगल सबटेंड किया थीटा। ठीक है, तो एंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो बच्चों लेंथ ऑफ आर्क, इसका डायमेंशन क्या होगा, एल। रेडियस ये भी लेंथ है, इसका भी डायमेंशन क्या होगा, एल। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी डायमेंशन ऑफ एंगल क्या हो गया, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस। लेकिन हम जानते हैं कि एंगल का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट एंगल का क्या होता है, एरिया। ठीक है, तो ये एंगल एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी हुआ जो डायमेंशनलेस है बट यूनिटलेस नहीं है। ठीक है, इसके पास यूनिट है, यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है रेडियन। ठीक है, तो एंगल ऐसा फिजिकल क्वांटिटी हो गया जो डायमेंशनलेस तो है लेकिन यूनिटलेस नहीं है। तो इससे एक बात समझ में आता है हमें कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, यदि क्वेश्चन ये मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी यूनिटलेस भी होगा। तो ये 100% करेक्ट बात नहीं है। डायमेंशनलेस यूनिटलेस भी हो सकता है और विदाउट यूनिटलेस भी हो सकता है। पिछले एग्जाम्पल में रिलेटिव डेंसिटी में हमने देखे थे डायमेंशनलेस भी था वो और यूनिटलेस भी था, लेकिन ये एंगल के केस में हम क्या देख रहे हैं, एंगल डायमेंशनलेस तो है लेकिन यूनिटलेस नहीं है, यानी ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यानी जो फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनलेस है वो यूनिटलेस हो भी सकता है और यूनिटलेस नहीं भी हो सकता है। लेकिन इसका रिवर्स, यदि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो यूनिटलेस है वो 100% डायमेंशनलेस होगा, 100% डायमेंशनलेस होगा। क्लियर हुआ ये बात? ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, कुछ और फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे टाइम पीरियड की बात मैं करूं, टाइम पीरियड का डायमेंशन यदि हमें पूछा जाए तो इसका क्या होगा, टी होगा, क्योंकि टाइम एक ही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं 1/टाइम पीरियड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी इनवर्स, ये हो गया। ठीक है, और सारे होते हैं बहुत सारे, तो और एक है इसमें, ये देखो यूनिवर्सल, ये भी फेमस है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी की बात कर रहा हूँ, जी से रिप्रेजेंट किया है, इसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल टॉपिक आएगा, क्लास 11th में ही है। ठीक है, तो दो मास के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, दो मास के बीच में, ठीक है, उसका फॉर्मूला है जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। r डिस्टेंस बिटवीन टू मास हो गया, ये फोर्स हो गया दोनों मास के बीच में, जी हो गया ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां से तो इससे पहले हम क्या करते हैं,
कि फोर्स का भी हम देख लेते हैं, फिर इसका देखेंगे। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। ठीक है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, मास, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो एस बाई टी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास एम हो गया। ठीक है, एस लेंथ हो गया, तो एल हो गया, और ये टी ऊपर जाएगा, टी का पावर माइनस टी। तो ये डायमेंशन किसका हो गया, फोर्स का। ये फोर्स का डायमेंशन। ठीक है, अब ये डायमेंशन मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। ठीक है, तो हमारा जी क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ठीक है, और इसमें जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है इसका डायमेंशन पुट कर देंगे। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन हमने क्या देखा, एम एल टी टू द पावर माइनस टू इंटू आर यानी एल, ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, एम एम ये क्या हो जाएगा एम स्क्वायर, एक एम कैंसिल हो जाएगा, एक एम बचेगा। तो जी इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम ऊपर जाएगा, एक बच गया एम इनवर्स, एल इंटू एल स्क्वायर, एल क्यू हो जाएगा, टी टू द पावर माइनस टू हो जाएगा। ये भी फेमस है। ठीक है, तो ये हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन, बराबर है। ठीक है, ये हम एक और तरीका से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका फाइंड आउट करने का क्या है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, ये होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। जी क्या है, एक तरह से एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का डायमेंशन इंडिविजुअल फाइंड करना चाहेंगे तो एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन देखेंगे, ये हो जाएगा एल टी इनवर्स टी, यानी एल टी टू द पावर माइनस टू। ये हो गया एक्सीलरेशन का डायमेंशन। ठीक है, और यही डायमेंशन किसका हो जाएगा, जी का हो जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, क्योंकि ये भी एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये वैल्यू यदि हम यहाँ पर पुट करते तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से कैपिटल जी क्या निकलेगा, स्मॉल जी आर ए स्क्वायर बाई एम। ओके, जी का डायमेंशन क्या हो गया, एल टी टू द पावर माइनस टू, आर रेडियस यानी लेंथ, इसका क्या हो गया एल स्क्वायर। ठीक है, एम क्या हो गया मास। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एम टू द पावर माइनस वन, एल टू द पावर टू, टी टू द पावर माइनस टू। ठीक है, एल क्यू हो जाएगा सॉरी यहाँ पे। ठीक है, तो देख सकते हैं यही डायमेंशन यहाँ पे आया है। तो दिस इज द अनदर मेथड टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ जी। ठीक है, इस टाइप से जी का डायमेंशन, तो दोनों टाइप से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं, ये फॉर्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसे उसका फॉर्मूला होना चाहिए। और एक और एग्जांपल देखता हूं मैं, प्लांक्स कांस्टेंट का नाम सुने होंगे, प्लांक्स कांस्टेंट, ये जनरली मॉडर्न फिजिक्स में आता है। ठीक है, प्लांक्स कांस्टेंट का यदि फाइंड आउट करना चाहेंगे तो एक एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच म्यू, म्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, बराबर है एनर्जी। अब उसके लिए हमें एनर्जी का डायमेंशन चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी का डायमेंशन हमें फाइंड करना है,
तो जो वर्क डन होता है वही एनर्जी होता है, और ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स का हमने देखे थे mLT टू द पावर -1, ये हो गया मास, ये हो गया एक्सीलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट ये भी हो गया L। इस टाइप से एनर्जी का क्या हो गया m टू द पावर 1 L2 टू द पावर 2 T टू द पावर -2। ठीक है, अब यहाँ पे एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, h फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी वैसे रहने देते। तो एनर्जी का डायमेंशन हो गया m टू द पावर 1 L टू द पावर 2 T टू द पावर -2, h जिसका हमें डायमेंशन फाइंड आउट करना, प्लैंक्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी का क्या हो गया T टू द पावर -1, फ्रीक्वेंसी 1/10। ठीक है, तो यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से h इसका क्या बनेगा m टू द पावर 1 L टू द पावर 2 और T टू द पावर -1, ये हो गया डायमेंशन प्लैंक्स कांस्टेंट का। ठीक है, तो फॉर्मूला याद है तो डायमेंशन किसी का भी फाइंड आउट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हो गया ना? ठीक है, अब हम एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, और ये चार्ट कंप्लीट चार्ट नहीं है, इसमें आप ऐड कर सकते हैं जैसे जैसे आपको आइडिया आता। ठीक है, तो मोस्टली मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी का हम एक चार्ट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, वो हमें बहुत हेल्प करेगा वो चार्ट यदि याद है तो। ठीक है, किसी का भी फिजिकल, किसी का भी डायमेंशन फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसका डायमेंशन यानी लेंथ का जो होगा वही इसका होगा। ठीक है, इसका डायमेंशन हो गया। ठीक है, अब देखो कैसे इसको मैं लिंक कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दो टाइम से। टाइम का डायमेंशन क्या होता है t। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम क्या हो जाएगा वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो गया, डिवाइड किए तो एल टी इनवर्स वेलोसिटी का हो गया। ठीक है, अब वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी बहुत टाइप का होता है। ठीक है, जैसे वेलोसिटी हो गया यहाँ पे, और वाइटल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, और वाइटल वेलोसिटी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोल सकते हैं, स्पीड बोल सकते हैं। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी अलग होगा, उसका अलग आएगा। ठीक है, ये लीनियर वेलोसिटी का। ठीक है, तो ये तीनों वेलोसिटी का डायमेंशन ये और भी हो सकता है। ठीक है, मेरे दिमाग में इतना है। ठीक है, ये हो गया। अब वेलोसिटी से क्या क्या ला सकते हैं, वेलोसिटी को यदि मल्टीप्लाई बाय मास कर दो। ठीक है, मास का डायमेंशन होता है m। ठीक है, इसमें m से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी होता है बच्चों लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, जिसको जनरली p से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसका डायमेंशन इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे मास से, तो m l t टू द पावर -1, ये होता है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसी को फिर से डिस्प्लेसमेंट से या डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो।
ठीक है, डिस्टेंस ले लो या डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला से भी निकालेंगे तो एम ई आर होता है। ये हो गया लीनियर मोमेंटम, ये भी डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन क्या आया, एम एल टी का पावर -1, इसमें फिर से एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल इंटू एल, एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -1। ये हो गया एंगुलर मोमेंट, एंगुलर मोमेंट। इसको हम एक और तरीके से फाइंड कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम को, एम वी आर इक्वल टू एम एच बाई 2 से, इससे भी निकलेगा। ठीक है, इसमें फिर प्लांक्स कांस्टेंट का पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जाता है, ये ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया रेगुलर मोमेंटम। ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी से क्या ला सकते हैं, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को यदि डिवाइड कर देंगे टाइम से, डिवाइड बाय टाइम, जिसका डायमेंशन क्या होता है t। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी इसका डायमेंशन क्या होगा, इसमें टाइम से डिवाइड हो जाएगा, तो एल टी टू द पावर -2, ये आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को यदि हम मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय मास, तो ये किसका आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास का हो गया m। ठीक है, तो m l t टू द पावर -2, फोर्स आ गया। फोर्स से और क्या क्या ला सकते हैं, फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट से, जिसका डायमेंशन होगा l, यानी इसमें l से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये होता है वर्क, और वर्क ही होता है एनर्जी, यानी वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशन सेम होगा। ठीक है, तो इसमें l से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वर्क या एनर्जी इसका डायमेंशन हो जाएगा m l टू द पावर 2 t टू द पावर -2, ये हो गया। ठीक है, फोर्स को तुम मल्टीप्लाई कर दो टाइम से, इसका डायमेंशन t, यानी इसमें t से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स इनटू टाइम होता है बच्चों इंपल्स। इस टाइप से इंपल्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m l t टू द पावर -1, इंपल्स आ गया। और फोर्स से हम क्या क्या ला सकते हैं, फोर्स को डिवाइड कर दो एरिया से, फोर्स अपॉन एरिया ये होता है प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर का डायमेंशन भी आ जाएगा इससे। ये जो फोर्स का डायमेंशन है, इसमें हमें एरिया का मतलब हुआ l स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, तो एक l कैंसिल, एक l डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा, तो m l इनवर्स t टू द पावर -2, ये प्रेशर का डायमेंशन आ गया। और क्या कर सकते हैं, फोर्स को डिस्टेंस से या लेंथ से बोलो डिवाइड कर दो, तो फोर्स पर यूनिट एरिया ये हो जाता है सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन, सॉरी सरफेस टेंशन। और स्प्रिंग फोर्स का भी यही होगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स होता है k इंटू एक्स, एक्स हो गया यहाँ पे इलोंगेशन या कंप्रेशन यानी डिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया, तो यानी ये स्प्रिंग फोर्स का भी होगा, स्प्रिंग फोर्स। इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसमें l से डिवाइड करेंगे l कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा m t टू द पावर -2। ठीक है, तो इस टाइप के चार्ट आप लिंक कर सकते हैं, इसको याद रखने में हेल्प होगा। ठीक है, तो ठीक है, आज बच्चों इतना ही रखते। ठीक है, अब
नेक्स्ट क्लास यानी नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे इसके आगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, बाय।